हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज डिसअलाउड। कौन सा ऐसा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है जो डिसअलाउड है, इसका मतलब अलाउड नहीं है। ऑप्शन की अगर हम बात करें, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार और डेल टू डेल स्टार। अब देखिए, यहां पर अगर हम बात करें सिमेट्री की, तो सिग्मा की सिमेट्री सिग्मा से मैच खाती है, पाई की सिमेट्री पाई से मैच खाती है और डेल की सिमेट्री डेल से मैच खाती है। तो जब सेम सिमेट्री से रिलेटेड ट्रांजिशन होते हैं तो वो अलाउड की कैटेगरी में जाते हैं, और जब डिफरेंट सिमेट्री से रिलेटेड ट्रांजिशन होते हैं तो वो किस में जाते हैं, डिसअलाउड या फॉरबिडन में जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे पाई और पाई की सिमेट्री मैच हो रही है, सिग्मा सिग्मा की मैच हो रही है और डेल डेल की मैच हो रही है, एन और पाई की मैच नहीं हो रही। तो एन टू पाई स्टार जो है वो क्या है, डिसअलाउड ट्रांजिशन है, या आप कह सकते हो फॉरबिडन ट्रांजिशन है। तो अगर हम बात करें, बेसिकली आप चार ट्रांजिशन पढ़ते हो, पाई टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार और एन टू सिग्मा स्टार। तो जो एन वाले ट्रांजिशन है वो आपके क्या है, फॉरबिडन है। जो पाई टू पाई है और सिग्मा टू सिग्मा वो क्या है, अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ प्रोटोन एच बी इज कपल्ड टू 4 इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। एच ए, ये कह रहा है एक प्रोटोन है एच बी जो कि कपल्ड है किससे, A proton Hb is coupled to 4 equivalent protons Ha। एक प्रोटोन Hb है, दूसरे टाइप के प्रोटॉन जिसको हम कह रहे हैं Ha, उससे वो कपल्ड है। कपल का मतलब वो नेबर है, कपलिंग कर रहे हैं। कपलिंग का मतलब एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। द मल्टीप्लिसिटी एंड द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द लाइंस इन द सिग्नल Hb इज। अब इसको आप ऐसे समझो कि ये आपके दो तरह के हाइड्रोजन है, प्रोटोन कह लो, Ha और Hb। अब क्योंकि इसने कोई स्ट्रक्चर नहीं दिया कंपाउंड को, तो मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा, नहीं तो अननेसेसरी और बड़ा हो जाएगा। अब सिंपल सी बात यह है कि दो तरह के प्रोटोन है, Ha और Hb। अब प्रोटोन Hb इज कपल्ड टू 4 इक्विवेलेंट प्रोटोन Ha। अब Hb की संख्या है 1 और Ha की संख्या है 4। मतलब अगर हम बात करें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, तो Hb की नंबर है 1 और इसका नंबर है 4। द मल्टीप्लिसिटी एंड द रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ द लाइंस इन द सिग्नल Hb, इसकी जो लाइंस है, इसका जो सिग्नल है वो क्या होगा, उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी और जो मल्टीप्लिसिटी है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिए, समझने वाली बात ये है कि जो हम स्प्लिटिंग पढ़ते हैं वो क्या होती है, नेबर से होती है। किससे होती है, नेबर से। जैसे आपने देखा होगा कि घर में जितने भी झगड़े होते हैं वो सब पड़ोसियों की वजह से होते हैं। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, उसको आप रिलेट मत कर लेना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि एच बी में स्प्लिटिंग एच ए की वजह से होगी और एच ए में स्प्लिटिंग एच बी की वजह से होगी। अब ये पूछ किसकी रहा है, पूछ रही है एच बी की। तो एच बी में जो स्प्लिटिंग होगी वो एच ए की वजह से होगी। क्लियर। अब स्प्लिटिंग कितने में होती है, उसका फॉर्मूला है 2ni+1। कितने में स्प्लिटिंग होगी, 2ni+1। और ये ni किसका है, पड़ोसी का। तो 2 तो 2 हो गया, n का मतलब नंबर कितने हैं, 4। i हाइड्रोजन के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हाफ है, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर ज्यादा बेटर रहेगा, ये हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 4+1 5। इसका मतलब मल्टीप्लिसिटी जो है वो कितनी रहेगी, 5। तो अब आप इसको ऑप्शन को चेक करो, डबलेट होगा नहीं, ट्रिपलेट होगा नहीं, क्विंटेट और क्वार्टेट। क्वार्टेट का मतलब 4 और क्विंटेट का मतलब 5। ये आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, मजेदार बात यह है कि इसने क्विंटेट का ऑप्शन एक ही दिया है, तो उसके जो अंदर का जो क्वेश्चन था मल्टीप्लिसिटी पैटर्न, पैटर्न का मतलब जो आपकी इंटेंसिटी है, वो इसने एक्चुअल में उसको डीप में नहीं पूछा। क्योंकि अगर पूछता तो क्विंटेट के 2 ऑप्शन दे देता। समझा रही बात। तो कहने का मतलब ये कि ये एक हाइड्रोजन है, इसकी संख्या से मतलब नहीं है। स्प्लिटिंग अगर हो रही है तो पड़ोसी की संख्या से मतलब है। पड़ोसी कितने, 4, तो एक ज्यादा में स्प्लिट होता है। तो 4 से कितने में स्प्लिट होगा, 5 में। क्लियर। 5 में स्प्लिट होगा, उसका स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा, 1:4:6:4:1। ये स्प्लिटिंग पैटर्न मैंने आपको बता रखा है, मेंशन करा रखा है। ठीक है, आप थ्योरी वीडियो देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो 1:4:4:1। समझ आ रही बात। ये स्प्लिटिंग पैटर्न इस टाइप से चलता है, ब्रांच चलती है। ये एक है, ये 2 में स्प्लिट होगा 1:1 में ऐसे, फिर ये फर्दर 2 में स्प्लिट होगा ऐसे, ये एक और ये एक, और ये फर्दर 2 में स्प्लिट होगा एक और ये एक। तो एक इसका और एक इसका, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 1। ये कितना था, 1 और 1। फिर फर्दर बात करें तो ये ऐसे ऐसे कर दिया मैंने, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है, वो मैंने एक लाइन और सीधी नहीं बनाई। तो ये अब आप देखोगे इसको तो ये ऐसे हो गया। अब ऐसे का मतलब क्या है कि ये जो है एक से एक निकला तो ये एक हो गया, ये एक का एक और 2 का 2, तो ये हो गया 3।
2 का 2 और 1 का 1 ही हो गया 3, और ये 1 का 1 हो गया 1। तो अगर सिंगलेट होगा तो 1 है, डबलेट होगा तो 1:1, ट्रिपलेट होगा तो 1:2:1, क्वार्टेट होगा तो 1:3:3:1। और अगर हम कहें क्विंटेट होगा तो क्विंटेट फर्दर इसको आप ऐसे करोगे, इस टाइप से। तो ये 1 का 1, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 3 और 1 4, और ये 1 1:4:6:4:1, ये इस टाइप से आता है। अब ये इतने डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है, इतनी आपको नीड नहीं है, आपको सिंपल याद करना है कि भाई सिंगलेट है तो क्या होगा, डबलेट है तो क्या होगा, ट्रिपलेट है तो क्या होगा, क्वार्टरेट है तो क्या होगा, क्विंटेट है तो क्या होगा। ये इस टाइप से पैटर्न चलता है, 1:1:1, 1:2:1, 1:3:3:1, 1:4:6:4:1, इस टाइप से चलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्विंटेट 1:4:6:4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम फॉर द कंपाउंड इन इथेनॉल इज। अब देखिए इथेनॉल सिंपल सॉल्वेंट है। अब एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा निकालना है आपको, आप कह सकते हो लैम्डा मैक्स। अब लैम्डा मैक्स की अगर बात करें तो ये वुडवर्ड फिशर रूल से आता है। तो सबसे पहला काम जो है वुडवर्ड फिशर रूल आपको पता होना चाहिए। और किसी भी सिस्टम की अगर आपको लैम्डा मैक्स निकालनी है तो आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए कि जो सिस्टम दे रखा है उसमें जो बेस सिस्टम है, या हम कहें कि जो बेस है उसकी पेरेंट वैल्यू क्या होगी। तो पेरेंट वैल्यू की बात करें तो ये जो आपके है ये एल्कीन का केस है। किसका केस है, एल्कीन का। और इसमें जो आपके पेरेंट है वो आपके क्या है, होमोएन्युलर डाइन है। मतलब जो बेसिकली जो पेरेंट सिस्टम है वो क्या है, होमोएन्युलर डाइन। तो होमोएन्युलर डाइन की अगर हम बात करें तो बेस वैल्यू होती है 253, या पेरेंट वैल्यू आप कह सकते हैं। उसके बाद इसमें कौन कौन से एक्सटेंशन होते हैं, एक्सटेंशन मतलब किस किस से लैम्डा मैक्स बढ़ती है, वो पॉइंट चेक करना है। तो ये जब आप देखेंगे तो आपको करना क्या, होमोएन्युलर डाइन को गोला कर लो आप। ये आपने होमोएन्युलर डाइन को क्या कर लिया, गोला कर लिया, मतलब सेपरेट आउट कर लिया कि भैया हमारा क्या हो गया, बेस हो गया। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा चीजें क्या क्या है। तो अगर मैं रिंग रेजिड्यू की बात करूं, या आप कह सकते हो एल्काइल ग्रुप की बात करूं, तो एक, ये दो, और ये तीन, तीन रिंग रेजिड्यू हैं। तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है 5, तो तीन का कितना हो गया, 5 3 15। अब इसमें और कोई चीज भी है क्या, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन दिख रहा है क्या। अब दो के अलावा डबल बॉन्ड है नहीं, मतलब एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कैसे है कि दूसरी जो रिंग है पूरी ढंग से, ये मैं आपके बना देता हूँ, ये रिंग है। अब आप चाहो तो एल्काइल ग्रुप भी लगा लेना। ये डबल बॉन्ड ऐसे दे रखा है, ये वाला डबल बॉन्ड देखोगे इस रिंग के लिए तो ऐसे दिख रहा है। तो जब इस टाइप से दिख रहा है मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। और एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का मतलब है 5, तो ये मैंने 5 ऐड कर लिया। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 273। कितना आ जाएगा, 273 आंसर। इस टाइप से आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड थोड़ा सा चेक करना टिपिकल होता है, लेकिन सिंपल सी बात है कि रिंग जो है उसके बाहर की तरफ डबल बॉन्ड है। बाहर की तरफ मतलब रिंग में काउंट नहीं हो रहा है। अब आप देखोगे ये जो डबल बॉन्ड है इस रिंग में तो काउंट हो रहा है, लेकिन इस रिंग में काउंट नहीं हो रहा है, इस टाइप से है। तो ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाता है। बाकी के जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है या ग्रुप है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 273। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी शो कार्बन हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी शो कार्बन हाइड्रोजन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग एब्जॉर्प्शन फॉर एरोमेटिक रिंग। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछना जो है मेरे थोड़ा समझ से परे है, ये सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब कौन सा ग्रुप कितनी पीक देगा, इसमें मैं तो आपको क्या ही समझा सकता हूँ। समझा रही बात, कहने का मतलब ये हुआ कि कौन से ग्रुप की पीक कितनी आती है, ये याद करने का बात, ये याद करने की बात है। अब इसमें मैं तो क्या ही करवा सकता हूँ, तो आपको मैंने पीक्स बता रखी है, आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आपके है 650 to 900। एरोमेटिक सिस्टम है, और एरोमेटिक सिस्टम में कार्बन हाइड्रोजन की बात हो रही है। एरोमेटिक सिस्टम में किसकी बात हो रही है, कार्बन हाइड्रोजन की बात हो रही है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन है। अब आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग का मतलब क्या है कि एक तो होता है स्ट्रेचिंग और एक होता है बेंडिंग। अब स्ट्रेचिंग का मतलब क्या है कि जैसे ये बॉन्ड है इसको मैं खींच रहा हूँ तो ये स्ट्रेचिंग है। अब ये बॉन्ड है इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ, तो मैं खींच तो रहा नहीं हूँ, इससे बॉन्ड लेंथ इसकी चेंज नहीं हो रही, लेकिन इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करा रहा हूँ। तो ये बेंडिंग के केस में आता है। किस में केस में आता है, बेंडिंग में। अब आउट ऑफ प्लेन का मतलब क्या है कि ये आपके बेंजीन रिंग है, ये ऐसे हो रहा है ऊपर नीचे, इसको बोलते हैं आउट ऑफ प्लेन। तो आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की जो पीक है वो कितने में आएगी, 650 से 900। ये आपको याद करनी है, ठीक है। जितनी भी पीक्स की बात आती है, चाहे वो एनएमआर की हो चाहे वो आईआर की हो, ये तो आपको याद करनी है, इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है,
द मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन, जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। अब देखिए इसको समझने के लिए आप इसको ऐसे समझो कि जो एब्जॉर्बेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, और जो एब्जॉर्बेंस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है पाथ लेंथ के। तो जब आप दोनों को कंबाइन करते हैं तो आता है A इज प्रोपोर्शनल टू CL, और जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो ये आता है A इक्वल्स टू एप्सिलॉन CL। अब देखा जाए तो यहाँ पर एप्सिलॉन जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, मतलब एक तरह से नियतांक है। अब नियतांक का मतलब जो नियत रहे, लेकिन वो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ऐसे नहीं कि वो हर चीज के लिए कांस्टेंट है। जब हम कहते हैं कि कोई कांस्टेंट है तो वहां पर वो कुछ चीजों के लिए कांस्टेंट होता है, लेकिन सभी चीजों के लिए या सभी पैरामीटर के लिए या सभी वेरिएबल के लिए वो कांस्टेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब इस टाइप की कोई आप इक्वेशन बनाते हो, जैसे एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू C, एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू L, एब्जॉर्ब दोनों को कंबाइन कर दिया तो एब्जॉर्बेंस इज प्रोपोर्शनल टू C इंटू L। तो जब प्रोपोर्शनल हटाया तो आपने कांस्टेंट लिखा है। इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्टली कि ये जो कांस्टेंट है वो इस फॉर्मूले में जो भी टर्म आ रही है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि जब आप एप्सिलॉन लिखोगे तो वो आएगा A अपॉन CL। क्या आ जाएगा? A अपॉन CL। अब ये इन पे डिपेंड क्यों नहीं करता है, इसका क्या मतलब है उसको मैं समझाता हूँ। कि मान लीजिए कि अगर आप एब्जॉर्बेंस बढ़ा रहे हो तो एब्जॉर्बेंस जो है वो एक ही कंडीशन में बढ़ेगा कि या तो C बढ़े या L बढ़े, या दोनों बढ़े। तो अगर आप केवल C बढ़ा रहे हो तो वो जिस रेशो में C बढ़ाओगे उस रेशो में A बढ़ेगा, तो दोनों का जो रेशो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीन टर्म दिख रही है, एब्जॉर्बेंस, कंसंट्रेशन और लेंथ, ऐसा नहीं होगा कि एक टर्म बढ़ रही है या एक टर्म कम हो रही है और बाकी दो कांस्टेंट, ऐसा नहीं होगा। तीनों का जब आप देखोगे रिजल्ट तो आप देखोगे कि इस कॉम्बिनेशन में वो चेंज होंगे कि ओवरऑल एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। इसका मतलब एप्सिलॉन जो है वो ना तो एब्जॉर्बेंस पे डिपेंड कर रहा है, ना कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, ना लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। अब आप पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो। पहला है पाथ लेंथ, इस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप पाथ लेंथ बढ़ाओगे तो एब्जॉर्बेंस बढ़ जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और पाथ लेंथ कम करोगे तो एब्जॉर्बेंस कम हो जाएगा, तो ओवरऑल रेशियो बैलेंस हो जाएगा। दूसरा है एब्जॉर्बेंस। अब एब्जॉर्बेंस बढ़ेगी इसका मतलब कंसंट्रेशन या लेंथ बढ़ रही है। तीसरा है कंसंट्रेशन, सेम चीज है। लास्ट है वेवलेंथ। ये आंसर है कि अगर आप वेवलेंथ को वेरी करोगे तो एप्सिलॉन वेरी हो जाएगा। इसका आपने ग्राफ भी पढ़ा होगा कि यहां पर आपके होता है वेवलेंथ और यहां होता है एप्सिलॉन। तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो एप्सिलॉन जो है वो चेंज हो सकता है, बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इस टाइप से ग्राफ आता है तो हम कहते हैं ऐसी वेवलेंथ जिस पर एप्सिलॉन मैक्सिमम आ गया वो लैम्डा मैक्स होती है और एप्सिलॉन मैक्स होता है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई कि वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन, बाकी इस पे फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेवलेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ग्राफ बना रहने देता हूं क्योंकि ग्राफ आपके काम आ जाएगा। अब देखिए यहां पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन एब्जॉर्प्शन एनर्जी इज इंक्रीज्ड देन द शिफ्ट इज कॉल्ड एज। अब देखिए होता क्या है कि ये आपके ग्राफ है, ये वेवलेंथ है, ये एप्सिलॉन है। अब यहां पर क्या होता है कि ये मान लीजिए मैक्सिमम है, तो इस पॉइंट पर जो वेवलेंथ होती है, ये मैं इसको इस टाइप से बना देता हूं एक बार को समझाने के लिए। तो ये जो वेवलेंथ है ये लैम्डा मैक्स है और ये जो है ये एप्सिलॉन मैक्स है। ठीक है, लैम्डा मैक्स और एप्सिलॉन मैक्स, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। ये एप्सिलॉन क्या है? मैक्स है। ठीक है, ये एप्सिलॉन है सिंपल और ये सिंपल वेवलेंथ है। ये वेवलेंथ बढ़ रही है और ये एप्सिलॉन बढ़ रही है। सही। अब होता क्या है कि जब आप पैरामीटर चेंज करते हो तो हम क्या देखते हैं कि भाई जो हमने कंडीशन चेंज करी उससे इस पूरे ग्राफ पे फर्क क्या पड़ा। मतलब ये ग्राफ आगे शिफ्ट हो गया, पीछे शिफ्ट हो गया, या ये ऊपर बढ़ गया, या ये नीचे हो गया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि जब आप इसको, मैं ऐसे बना देता हूं यूं, कि जब आप वेवलेंथ को बढ़ाते हो या ओवरऑल रिजल्ट में वेवलेंथ बढ़ती है तो उसको बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। क्या बोलते हैं? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। पूरा नहीं लिख रहा, बैथो लिख रहा हूं केवल, बैथोक्रोमिक शिफ्ट। फिर जब आपकी वेवलेंथ कम हो जाती है तो बोलते हैं बैथो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। फिर आपके एप्सिलॉन अगर बढ़ जाता है, एप्सिलॉन मतलब लैम्डा मैक्स बढ़ रही है, लैम्डा मैक्स कम हो रही है, ओवरऑल लैम्डा मैक्स की बात हो रही है यहाँ पर, लैम्डा मैक्स बढ़ रही है, लैम्डा मैक्स कम हो रही है, उसके बाद एप्सिलॉन मैक्स बढ़ रही है, हाइपर और ये हाइपो। तो हमने क्या कहा? बैथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। तो चार कंडीशन क्या होगी? वेवलेंथ बढ़ रही है, कम हो रही है, या एप्सिलॉन मैक्स बढ़ रही है या कम हो रही है। अब यहां पर बात क्या है,
व्हेन एब्जॉर्प्शन एनर्जी इज इंक्रीज्ड। अब यहाँ पर ना तो इसने वेवलेंथ की बात करी है ना एप्सिलॉन की बात करी है, बात किसकी करी है? एब्जॉर्प्शन एनर्जी की, इसकी बात करिए। अब आप बोलोगे कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, हमने तो ये 4 पढ़े, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया। तो अब आपने बाकी चीजें पढ़ रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रखा है, क्वांटम पढ़ा रखा है, तो वहां पर आपने प्लांक का फॉर्मूला पढ़ा होगा, E इक्वल्स टू एच न्यू इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा। इसका मतलब जो है एनर्जी और वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर आप कह रहे हो कि व्हेन एब्जॉर्प्शन एनर्जी इज इंक्रीज्ड, मतलब एनर्जी अगर बढ़ रही है, इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो गई? कम हो गई। अगर एनर्जी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या हो गई? कम हो गई। और लैम्डा मैक्स अगर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तो उसने डायरेक्ट वेवलेंथ ना देके उसने एनर्जी दे दी, वो फ्रीक्वेंसी दे सकता है। तो आपको बिल्कुल ऐसे रट्टू तोता नहीं बन रहा है कि भाई हमने जो पढ़ रखा है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कंसेप्ट वही रहता है। कहने का मतलब क्या है? बेथो हिप्सो हाइपर हाइपो वो सब वही है। बेथो हिप्सो हाइपर हाइपो ये वही है, लेकिन क्या है कि वो जरूर थोड़ा सीधा लिख के देखिए भाई लैम्डा मैक्स बढ़ रही है, लैम्डा मैक्स, वो थोड़ा घुमा के पूछ सकता है। अब आप छोटे बच्चे तो नहीं कि भाई हमने तो रट रखी है एक एक लाइन, आपको समझना है, ठीक है? तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन आपने पढ़ रखा है, और ऐसा भी नहीं कि भाई बहुत भयानक रिलेशन है जो आपको दिमाग भी नहीं है, सिंपल सा रिलेशन है, और ये कई बार काम में आता है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एनर्जी स्टेट्स। ये कह रहा है एनर्जी जो है स्टेट्स उनके बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। कौन कौन से एनर्जी स्टेट है? द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एनर्जी स्टेट्स V इक्वल्स टू 1 एंड V इक्वल्स टू 2। V इज द वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, इज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर जब तक वो कुछ कंडीशन नहीं दी, स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दे रहा है, इसका मतलब हार्मोनिक मानना है। क्या मानना है? हार्मोनिक। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आप एनर्जी गैप की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एनर्जी गैप की, तो ये इस टाइप से कर्व आता है। किस टाइप से कर्व आता है? इस टाइप से। फिर हम देखते हैं कि ये एक, फिर ये ऐसे, ठीक है? एक साइड में लिख देता हूँ V इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू 1, V इक्वल्स टू 2, V इक्वल्स टू 3, इस टाइप से। और जो 0 की वैल्यू है वो है हाफ एच न्यू, 3/2 एच न्यू, 5/2 एच न्यू, 7/2 एच न्यू एंड सो ऑन, इस टाइप से और बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर ये एनर्जी लेवल की वैल्यू है, वो एनर्जी लेवल जो है दो, उनके बीच का गैप पूछ रहा है। क्या कह रहा है ये? द डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी का डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन द एनर्जी स्टेट V1 एंड V2। इसका मतलब वो V1 और V2 के एनर्जी का गैप पूछ रहा है। तो अब आप 5/2 एच न्यू माइनस 3/2 एच न्यू करोगे तो एच न्यू आएगा। तो कहने का मतलब है जितने भी एनर्जी गैप है ये सारे एच न्यू है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में जितने भी एनर्जी गैप है वो सारे क्या? एच न्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एच न्यू, ठीक है? एनर्जी की वैल्यू नहीं पूछी उसने, एनर्जी लेवल की, एनर्जी लेवल का गैप पूछा है, और वो भी सिंगल। सिंगल मतलब 1 और 2 के बीच का, मतलब दोनों में जो V का डिफरेंस है वो 1 है। मतलब कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल का गैप पूछा है, 2 का या 3 के बीच का नहीं पूछा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है, इन केस ऑफ एसीटोन लो रिजोल्यूशन एंड हाई रिजोल्यूशन एनएमआर शो। अब देखिए लो रिजोल्यूशन और हाई रिजोल्यूशन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर कोई कपलिंग पॉसिबल है तो कई बार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कपलिंग होती है वो स्प्लिट हो जाता है नॉर्मल रिजोल्यूशन में। लेकिन कई बार क्या होता है कि रिजोल्यूशन मतलब कुछ कपलिंग ऐसी होती है जो होती तो है लेकिन स्प्लिटिंग दिखती नहीं है, लेकिन जब आप हाई रिजोल्यूशन करते हो तब वो जाके दिखती है। इसको आप ऐसे समझ लो कि दो पड़ोसी एक तो ऐसे लड़ रहे हैं बिल्कुल बाहर सड़क पे बुरी तरह से लड़ रहे हैं, तो दुनिया को दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वो लो रिजोल्यूशन जो है उसमें भी वो दिखाई दे रहे हैं कि भाई ये लड़ रहे हैं। कुछ पड़ोसी ऐसे हैं जो चुप चुप के लड़ रहे हैं, बिल्कुल अंदर से लड़ रहे हैं, दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा लेकिन अंदर ही अंदर कोल्ड वॉर चल रही है। तो कोल्ड वॉर चल रही है मतलब वैसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर आप रिजोल्यूशन हाई करोगे, कंडीशन अप्लाई करोगे तो वो दिखाई देगा, मतलब हाई रिजोल्यूशन। अब ये इसने इसको थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए कर दिया, बाकी ऐसी कुछ नहीं देता तो भी चल जाता काम। क्यों चल जाता? क्योंकि एसीटोन की जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? CH3CO CH3। अब देखा जाए तो ये CH3 और ये CH3 इनका एनवायरमेंट सेम है, और एनवायरमेंट सेम का मतलब ये इक्विवेलेंट प्रोटॉन है। क्या है? इक्विवेलेंट प्रोटॉन। देखा जाए तो सब घर का मामला है, पड़ोसी कोई है ही नहीं, तो घर ही घर में हम लड़ाई नहीं करते। तो कहने का मतलब ये वो सारे के सारे प्रोटॉन क्या है? एक जैसे हैं, तो एक ही सिग्नल आएगा। तो जब सिग्नल ही एक आएगा तो किसी से कपलिंग ही नहीं होगी। कपलिंग होती है पड़ोसी से स्प्लिटिंग होती है, वहां पर कपलिंग होती है। तो जब कोई पड़ोसी है ही नहीं तो सिंगलेट आएगा, ये सिंगलेट आ गया, ठीक है? स्प्लिटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? व्हेन द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द न्यूक्लियस इज लेस। इसको आप ऐसे समझो कि भाई ये न्यूक्लियस है, ठीक है?
ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये कह रहा है व्हेन द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड, इफेक्टिव का मतलब नेट कट पिट के, व्हेन द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय द न्यूक्लियस इज लेस देन द अप्लाइड फील्ड। अब आप इसको सिंपल मैथ से समझाता हूं आपको। ये न्यूक्लियस है, ये आ रहा मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, जिसकी मान लो पावर या वैल्यू कुछ भी समझ लो समझने के लिए कि ये 100 है, या ऐसे समझ लो किसी ने ऐसा तीर छोड़ा, कितने का, 100 का, और जब इस पे लगा इसको, तो इसको जो महसूस हुआ वो हुआ मान लो 80। मैंने मान लीजिए एक पत्थर फेंका या एक भाला फेंका, कुछ ही फेंका, स्पीड से फेंका, स्पीड कितनी थी, 100। लेकिन जब वो सामने वाले के लगा तो उसको लगा कि ये तो 80 पे लगा है। इसका मतलब उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई थोड़ी सी। कितनी कम हो गई, 20। इसका मतलब ये हुआ कि इसने जो अपोजिट में फेंका था, छोटा सा भाला, जो भी आप समझना चाहो, वो 20 था। तो 20 ने इसको क्या करा, 100 में से माइनस कर दिया उसको, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। तो 100 में से 20 माइनस हो गया, तो नेट कितना पहुंचा इस पे, 80। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है न्यूक्लियस की तरफ, और न्यूक्लियस का जो खुद का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट है, तो वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की जो इफेक्ट है उसको कम कर देगा। मतलब जो नेट उसको एक्सपीरियंस होगा वो कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन न्यूक्लियस का डायरेक्शन भी यही होता, तो ये तो दोनों ऐड हो गए। कई बार होता है ना, भाई दुश्मन से जाके मिल गए ये लो भाई, तो वहां पर वो ऐड हो गए, तो वो ज्यादा फील करेगा, ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन द इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस बाय द न्यूक्लियस इज लेस, जब वो कम फील कर रहा है, देन दैट ऑफ द अप्लाइड फील्ड इन द न्यूक्लियस इज सेड टू बी। अब इसको आप ऐसे समझो कि जैसे मान लो कि मेरे ऊपर तीरों की बारिश हो रही है, मैंने ढाल ले ली, तो ढाल क्या करेगा, उन तीरों को रोकने का काम करेगा। या फिर कई बार क्या होगा, कोई ढाल में से निकल के आ भी गया तो उसकी स्पीड कम होगी, तो वो ढाल से हम क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, मतलब खुद को बचा रहे, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये कैसा फील करेगा, शील्डेड। कैसा फील करेगा ये न्यूक्लियस, कैसा फील करेगा, शील्डेड, क्योंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से ये इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड उसको बचाने का काम कर रहा है। और अगर सेम डायरेक्शन में हो जाए तो अपोजिट डायरेक्शन में है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और न्यूक्लियर मैग्नेटिक फील्ड, तो न्यूक्लियस शील्डेड फील करेगा, या शील्डिंग कहेंगे उसको, और सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे तो उसको डी शील्डिंग कहेंगे। आगे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग के बैंड अपीयर। के का मतलब आप इसको कॉन्जुगेशन से समझ सकते हो कि भाई के का मतलब कॉन्जुगेशन। अब यहां पर क्या है, ऑप्शन जो दिए, देखिए ये जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ये केमिस्ट या जूनियर केमिस्ट में आया है, ये 2014 का क्वेश्चन है। अब ऑप्शन की अगर हम बात करें तो फिर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप सर्च करोगे ढंग से बुक्स में या कहीं चैट जीपीटी या जहां भी सर्च करोगे गूगल पे, तो वहां पर आप एक चीज देखोगे कि जो बेंजीन है वो आपके डिफरेंट बैंड शो करता है, बी बैंड और ई बैंड शो करता है। नॉर्मली देखा जाए तो के बैंड शो नहीं करता। के बैंड एक्चुअल में शो कौन करता है, वो करता है कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स, या एल्किन सिंबल कह लो, या फिर हम कह सकते हैं इनोन्स। तो 1,3-ब्यूटाडाइन जो है कॉन्जुगेटेड एल्किन है, मतलब ये शो करेगा। और मेसिटिल ऑक्साइड जो है वो एक तरह से इनोन का केस है। किसका केस है, इनोन का। इस टाइप से समझ लो, ये मेसिटिल ऑक्साइड है, जहां तक मुझे ध्यान है, सही है, चाहो तो और गूगल कर लेना। तो ये इनोन है, इनोन का मतलब इन और ओन। तो ये जो इनोन है मेसिटिल ऑक्साइड, ये भी क्या करेगा, के बैंड शो करेगा, तो ये भी शो करेगा। अब यहां पर क्या है कि क्योंकि आपके दो ऑप्शन तो सही हो गए, इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे लेते हैं कि भाई ये भी चलो मान लो शो करेगा। वैसे तो अभी जो मैंने सर्च किया इसको, तो ये दे रखा है, चैट जीपीटी पे सर्च कर लो आप चाहो तो ये दे रखा है कि जो बेंजीन है वो बी बैंड और ई बैंड शो करता है, बेसिकली के बैंड शो नहीं करता। फिर भी मान लो चलो करता है, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा फाइनली वो क्या आएगा, ऑल ऑफ दिस। अगर ऑप्शन कुछ और होते तो आंसर कुछ और हो सकता था। तो हमको कैसे चलना है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलना है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो दो तो ऑलरेडी सही हो गए, तीसरे को हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि चलो होगा नहीं होगा, मान लेते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स मोर देन वन सिग्नल इन द एचएनएमआर स्पेक्ट्रम। निम्न में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एक से ज्यादा सिग्नल देता है एचएनएमआर स्पेक्ट्रम में। यहाँ पर ऑप्शन की अगर हम बात करें तो CCH4 होल थ्राइस, मतलब इसका अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो नियोपेंटेन आप कहते हो, कि बीच में कार्बन है और चारों तरफ क्या है, CH3 ग्रुप, मिथाइल ग्रुप है। तो अगर आप इसकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसे बना सकते हो, ये CH3, ये CH3, ये CH3 और ये CH3। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो सारे के सारे CH3 वो एक जैसे हैं, सब हाइड्रोजन जो है उन सबका एनवायरमेंट एक जैसा है, ठीक है।
तो इसको आप नियोपेंटेन कहते हो कॉमन नेम। दूसरा है CH3OCH3, ये ईथर है आपके, दोनों जो है हाइड्रोजन दोनों साइड के उनका एनवायरमेंट सेम है। ये एसीटोन है, एक सिग्नल देखा अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। लास्ट वाला है मिथाइल इथेनोएट या फिर मिथाइल एसीटेट भी आप कह सकते हो। इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो CH3COOCH3। अब यहां पर हुआ क्या कि ये जो CH3 है इसका एनवायरमेंट अलग है और ये जो CH3 इसका एनवायरमेंट अलग है। मतलब ये आपके CO के साथ में जुड़ा हुआ है, ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो दोनों के सिग्नल अलग आएंगे। दोनों की जो डेल वैल्यू है, पीक की जो वैल्यू है वो भी क्या आएगी, अलग आएगी। तो यहां पर एक से ज्यादा सिग्नल कौन देगा, ये एस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ट्रांजिशन विच अपीयर्ड इन विजिबल रीजन इज। अब देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये RS 2009 का क्वेश्चन है। उस टाइम पे की आने का कंसेप्ट नहीं था, तो इसकी कोई की तो नहीं है, लेकिन अगर इसका आंसर निकालें मेरे अकॉर्डिंग, तो आंसर कैसे निकलेगा कि वह ट्रांजिशन जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम हो, क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ होगी तब जाके वो विजिबल रीजन में आएगी। तो यहाँ पर मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होगी, जिसका एनर्जी गैप सबसे कम होगा। एनर्जी गैप सबसे कम होता है N2 पाई स्टार का। एनर्जी गैप सबसे कम किसका होता है, N2 पाई स्टार का। तो यहां पर आ जाएगा ट्रांजिशन विच अपीयर्ड इन द विजिबल रीजन इज N2 पाई स्टार। आंसर क्या हो जाएगा, N2 पाई स्टार, अपीयर्ड इन द विजिबल रीजन। नेक्स्ट बात करें हम, द रेडिएशन विथ वेवलेंथ 2.5 माइक्रोन विल हैव द वेव नंबर। अब देखिए वेव नंबर जो होता है वो होता है 1/λ। वेव नंबर क्या होता है, 1/λ। अब 1/λ का सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, तो 1/λ का मतलब 1/2.5 और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। तो ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻ क्या हो जाएगा, ये जो भी जैसे भी सॉल्व करना चाहो, पावर लिखो, सिंपल लिखो। अब ये आप इसको जब देखोगे तो ये मैंने क्या कहा, 10⁻⁶ था, तो मैंने लिखा 10 × 10⁻5 ऐसे लिख देता हूँ। पॉइंट हटाऊंगा तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया 4 × 10⁻5। ठीक है, 10⁻⁻6 मीटर में आता है ये। तो मीटर की जगह अगर मैं सेंटीमीटर में लूंगा तो पावर 5 जो है वो पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, मैंने एक्चुअल में क्या करा, मीटर में ले लिया। अब ये मीटर की जगह सेंटीमीटर में लेना तो ये पावर 3 हो जाएगा। तो मतलब अगर आप माइक्रो को कन्वर्ट करोगे तो 10⁻⁻6 कब लिखोगे, जब मीटर में कन्वर्ट करो, और सेंटीमीटर में कर रहे हो तो -4 लिखोगे। तो -4 लिख रहे हैं तो 3 इधर आ गया और 1 इधर आ गया, एक पॉइंट हटाने का आ गया। 4 × 10⁻³ मतलब 4000, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट एट लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। मतलब सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी। तो देखिए एक क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था जिसमें भी सेम क्वेश्चन था, उसमें स्ट्रक्चर दे रखी थी। तो मैंने आपसे एक सिंपल सा कंसेप्ट बताया था कि जिसमें जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ज्यादा आएगी। कंडीशन ध्यान रखनी है, पेरेंट वैल्यू कितनी है, किसी किसी पेरेंट वैल्यू ऑटोमेटिक ज्यादा होती है तो उसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जब आप सिस्टम को देखोगे तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसकी वेवलेंथ ज्यादा नहीं आएगी। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसकी ज्यादा नहीं आएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद ये हो गया CH2OH, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन ये है CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का मतलब C डबल बॉन्ड O और ये H, मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक कॉन्जुगेशन और हो गया, मतलब एक डबल बॉन्ड और एक्स्ट्रा आ गया। तो यहाँ पर जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी वो इसकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। रेंज क्या दे रखी है, 200 to 400 नैनोमीटर। ये कह रहे हैं निम्न में से कौन सा कंपाउंड जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में जो है एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर हेक्सेन जो है, क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो यहाँ पर ट्रांजिशन होगा सिग्मा टू सिग्मा स्टार। इथेनॉल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके सारे सिग्मा बॉन्ड है, एक ऑक्सीजन जो है वो जो लोन पेयर को शो कर रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा सिग्मा टू सिग्मा स्टार के अलावा N2 सिग्मा स्टार हो जाएगा। वाटर H2O में भी सेम टू सेम है, आपके N2 सिग्मा स्टार हो सकता है। और लास्ट है बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया, ये आपके इस टाइप से हो गया, CHO और साथ में बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग हो गई। ठीक है, ये बेंजीन रिंग हो गई। अब इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके क्या है, डबल बॉन्ड भी है, लोन पेयर भी है, तो ये आपके पाई टू पाई स्टार भी करेगा और N2 पाई स्टार भी करेगा।
तो आंसर हो जाएगा ये बेंजल्डिहाइड। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपके सिग्मा वाले ट्रांजिशन है उनकी वेवलेंथ कम रहती है, और बाकी जो पाई वाले ट्रांजिशन है, पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार, उनकी वेवलेंथ ज्यादा रहती है। तो जो रेंज है 200 से 400 एनएम की, उसमें कौन आ जाएगा? बेंजल्डिहाइड। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इन एन एब्जॉर्प्शन सेल द ट्रांसमिटेंस ऑफ 0.1 m solution of a substance X is 80% and that of 0.1 m solution of another substance Y is 60% at a given wavelength. The transmittance of a solution that is simultaneously 0.1 m in X and 0.1 m in Y will be. अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि एक सब्सटेंस है X और एक सब्सटेंस है Y। X का जो ट्रांसमिटेंस है वो 80% है, Y का जो ट्रांसमिटेंस है वो 60% है। दोनों को अलग अलग हम कर रहे हैं, तो ये आ रहा है रिजल्ट। तो ये कह रहा है कि एक सॉल्यूशन बना है जिसको दोनों में कंबाइंडली कर दे हम, X और Y एक साथ कर ले, तो फिर ओवरऑल ट्रांसमिटेंस कितना आएगा। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो कि जैसे कई बार आपने देखा होगा सेल लगती है, तो सेल में लिखा होगा 60% ऑफ, 80% ऑफ, इस टाइप से। तो जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपए की चीज है, आपसे कोई पूछे 40% ऑफ है तो कितने की हुई, तो आपने कहा भाई 100 में से 40 ऑफ हो गया, बचे कितने? 60। फिर होता है कि भाई जो बचा हुआ है उसमें से भी इतने परसेंट ऑफ है। तो इसको आप ऐसे सॉल्व करो कि ट्रांसमिटेंस 80% है, तो आपके पहला जो रिजल्ट आया वो 80 आ गया। कितना आ गया? 80 आ गया। अब 80 का अगर आपको निकालना है 60%, क्या निकालना है? 60% किसका? 80 का। तो कैसे निकालोगे? 80 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100, ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। आपने क्या करा, पहले एक का रिजल्ट निकाला, भाई 80% ट्रांसमिटेंस है एक्स का, तो वो 80 आ गया। फिर पहले तो आपने लिया 100% स्टार्टिंग में, उसका 80% आया 80, फिर 80 का लिया आपने 60%, तो 80 का 60% आया 48, आंसर आ जाएगा। बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी इस टाइप से पूछे नहीं गए, एक आध कोई क्वेश्चन पूछा मैंने शीट में डाल दिया आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन बैंड ड्यू टू n2 पाई स्टार ट्रांजिशन आर फाउंड। अब देखिए ये बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। सिंपल से क्वेश्चन का मतलब क्या है कि अगर आप थ्योरी वीडियो देखेंगे तो वहां पर जब मैंने आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रखी है, यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रखी है, तो वहां पर आपके 4 तरह के ट्रांजिशन है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, n2 पाई स्टार, n2 सिग्मा स्टार और पाई टू पाई स्टार। तो वहां पर आपको मैंने बता रखा है कि कौन से ट्रांजिशन कौन दे सकता है। अब जैसे आपके हाइड्रोकार्बन है जिसमें आपके केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, तो वो आपके सिग्मा टू सिग्मा स्टार दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर लोन पेयर नहीं है। एन का मतलब लोन पेयर है, समझ लो। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है लेकिन पाई बॉन्ड नहीं है, जैसे एल्कोहल हो गया, ठीक है, ईटीसी और भी हो गए, या हेलोजन हो गया प्रेजेंट, तो अगर आपके डबल बॉन्ड नहीं है लेकिन लोन पेयर है, तो वो n2 सिग्मा स्टार दे सकता है। अब आपके केवल पाई बॉन्ड है, जैसे इथीन है, तो पाई टू पाई स्टार दे सकता है। लेकिन अगर आपके ऐसा डबल बॉन्ड है जिसमें लोन पेयर भी है, तो वो n2 पाई स्टार दे सकता है। अब क्वेश्चन में पूछा गया n2 पाई स्टार, पहला ऑप्शन है इथेनॉल। इथेनॉल अगर आप बात करोगे तो C2H5OH है। अब क्योंकि यहाँ पर पाई दिख रहा है आपको, तो पाई बता रहा है डबल बॉन्ड को और एन बता रहा है लोन पेयर को, तो इसमें लोन पेयर तो है लेकिन डबल बॉन्ड नहीं है। इथिन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्ड तो है लेकिन लोन पेयर नहीं है। बेंजीन, इसमें आपके डबल बॉन्ड तो मिल जाएंगे लेकिन लोन पेयर नहीं है। और इथेनल, ये IUPAC नाम है एल्डिहाइड का, एसिटाल्डिहाइड, CH3CHO। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड भी है और लोन पेयर भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? इथेनल। बिल्कुल थ्योरी, आप इसको थ्योरी ढंग से पढ़ी होती है, आपने वीडियो देखा होता तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इन द यूवी स्पेक्ट्रम विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट लैम्डा मैक्स। अब यहाँ पर जितने एग्जांपल दे रखे हैं उसमें से आपको लैम्डा मैक्स हाईएस्ट किसकी आएगी वो बताना है आपको, ठीक है। तो लैम्डा मैक्स हाईएस्ट किसकी आएगी, तो सबसे पहला जो आपको काम करना होता है वो आपको चेक करना होता है कि पेरेंट सिस्टम कौन सा है, क्योंकि पेरेंट सिस्टम में अलग अलग पेरेंट सिस्टम की वैल्यू जो है लैम्डा मैक्स की वो अलग अलग होती है। उसके बाद बाकी सारी चीजें आती है कि भाई आपके एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, रिंग रेजिड्यू है, या जो भी आपके एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है वो सब बाद में आता है। अब ये आपके इनोन सिस्टम है, इनोन सिस्टम के आई थिंक 215 समथिंग होती है। ये आपके बेंजीन आ गया, ये आपके हो गया होमोएन्युलर डाइन जिसकी होती है 253 पेरेंट वैल्यू, ये हेटेरोएन्युलर डाइन जिसकी 213 समथिंग होती है। तो अगर आप देखोगे बाकी सबको 213 215 सब आ रहा है, लेकिन ये जो ये है ये 253 है, आंसर हो जाएगा। तो पेरेंट वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अब देखिए पास पास होता तो सेम पेरेंट वैल्यू होती, फिर आप और आगे जाके करते, लेकिन यहाँ पर पेरेंट वैल्यू अलग आ रही है। पेरेंट वैल्यू 253 है, 253 किसकी? होमोएन्युलर डाइन। होमोएन्युलर डाइन का मतलब
एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड दिख जाए तो वो होमो एन्युलर है। ये आपके हेटेरो एन्युलर है, तो होमो एन्युलर डाइईन जो है उसकी पेरेंट वैल्यू ज्यादा होती है, तो यहां पर लेमडा मैक्स किसकी आएगी, ऑप्शन 3 की। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रा इज कॉज्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। मतलब कौन सा ऐसा स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रा है, जिसमें तीनों टाइप्स के जो ट्रांजिशन है वो इंक्लूड हो जाते हैं। पहला है रमन स्पेक्ट्रा, दूसरा है माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा, तीसरा है इंफ्रारेड और चौथा है यूवी विजिबल। अब देखिए, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पढ़ी होगी, वहां पर जब आप एनर्जी के फॉर्म में उसका सीक्वेंस देखते हैं तो आप देखते हैं कि माइक्रोवेव की एनर्जी सबसे कम है, उससे ज्यादा आईआर की है और उससे ज्यादा यूवी विजिबल की है। तो कहने का मतलब ये कि जो एनर्जी का जो रेंज है वो यूवी विजिबल का ज्यादा है, तो ज्यादा रेंज होने की वजह से उसमें सारे के सारे ट्रांजिशन क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा भी आप उसको कह सकते हो। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा। ये सारी चीजें थ्योरी में मैं बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एन ऑक्सोक्रोम। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पहला ग्रुप है कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O, दूसरा है NO2, ठीक है, ये आप इसको NO2 मानना, NO2, ठीक है। यहाँ पर थर्ड है OR और फोर्थ है N डबल बॉन्ड N। तो देखेंगे कि कार्बोनिल में भी डबल बॉन्ड आ रहा है, NO2 में भी डबल बॉन्ड आ रहा है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है। केवल OR ऐसा है जिसमें डबल बॉन्ड नहीं है, केवल लोन पेयर है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा OR। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, OR, ठीक है। क्रोमोफोर और ऑक्सोक्रोम, देखिए क्रोमोफोर वो है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ऑक्सोक्रोम वो है जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है लेकिन डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द हाइड्रोजन बॉन्डेड OH ग्रुप हैज अ कैरेक्टरिस्टिक IR स्पेक्ट्रम बैंड इन द रीजन। अब देखिए, हाइड्रोजन बॉन्डेड ग्रुप की बात करें तो जो आपके फ्री है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, उसकी पीक ज्यादा पे आती है, और जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है उसकी पीक कम पे आती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3200 से 3400। अब देखिए, हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन देने नहीं चाहिए, या उसके ऑप्शन इस हिसाब से देने चाहिए कि कंफ्यूजन ना हो। क्यों? क्योंकि देखिए 3200 से 3400 और 3200 से 3500 थोड़े मिलते जुलते लगते हैं, तो फिर भी अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें तो आंसर हो जाएगा 3200 से 3400। बाकी ये तो रेंज से कम, ये ज्यादा ही कम हो गए और ये बहुत ज्यादा हो गई, ये फ्री का आ जाएगा आंसर, ये बहुत ज्यादा कम हो गई, ये एसिड की रेंज में आ जाएगा। बाकी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपके सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द वन हैविंग द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज। देखिए, जिसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रांग किसका होगा, जिसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो बॉन्ड लेंथ कम होगी, बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो फोर्स कांस्टेंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा, आईआर पीक भी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, HF। आंसर क्या हो जाएगा, HF। अब देखिए, काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड है। थ्योरी बेस्ड का मतलब कि पीक की वैल्यू क्या आएगी। अब आप इसको ऐसे समझो कि भाई ये आपके कोई सी भी, अगर मान लीजिए मैंने NMR की पीक के क्वेश्चन कराए या आपके आईआर की पीक के क्वेश्चन कराए, एक तो ये होता है कि भाई सिंगलेट मतलब जो सिग्नल है वो सिंगलेट के फॉर्म में कौन देगा, तो वो फिर आपको सिलेक्ट करना है, या स्प्लिटिंग पैटर्न क्या होगा वो सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई इस ग्रुप की पीक क्या आएगी या इस ग्रुप की पीक क्या आएगी, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो फिर मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ। तो उसके लिए तो बेटर है कि आप थ्योरी वीडियो देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा, या फिर कोई सी भी बुक आपके पास हो, YR शर्मा हो, H कौर हो, ETC जो भी आपके पास बुक हो, उसमें आपकी पीक्स दे रखी होती है, उसको आप पढ़ लीजिए। और बाकी जो क्वेश्चन आप पढ़ते हैं उसमें आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन कौन सी पिक्स पूछ रखी है और कौन सी पिक्स नहीं पूछ रखी है। तो ये आपके जितने भी क्वेश्चन थे डाउट के स्पेक्ट्रोस्कोपी के, वो मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।